बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अब जेरी से बातचीत शुरू की जाए। जेरी पोएट, अनुवादक, ये तमाम चीजें और फिर माहिम में मर्डर, ये हादसा कैसे हो गया है? ओके, शुरुआत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बताया नहीं गया कि मुझे बोलना पड़ेगा। मैं समझा मैं एक ऑर्नामेंट की तरह यहाँ आऊँगा, एक मुस्कुराऊंगा थोड़ी देर के लिए और चला जाऊंगा, इसलिए अच्छा कुर्ता पहना, उसके ऊपर ये डुमका से जो आया हुआ है बंदी, और मैं सोचा कि काम खत्म होके मैं वापस चला जाऊंगा। तो मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो अत्याचार इस भाषा पे होगा उसके जिम्मेदार ये लोग हैं, मैं नहीं। तो मॉडर्न माहिम की शुरुआत सेक्शन 377 से हुआ। अभी सेक्शन 377 एक अंग्रेज़ी कानूनी सेक्शन है। मैकॉले साहब जो हमें अंग्रेज़ी सौंप दिया और जो हमें अपना इंडियन पीनल कोड सौंप दिया, वो क्रिश्चियन था और विक्टोरियन क्रिश्चियन था। इसका मतलब ये हुआ कि उसको समलैंगिक लोगों से नफ़रत था। नफ़रत अगर आप गौर से देखें तो नफ़रत को जब हम देखते हैं तो अगर अटेंशन के साथ देखते हैं तो उसके पीछे डर है। नफ़रत एक्चुअली डर का दूसरा नाम है, और डर का दूसरा नाम है ग्रीफ। ये तीनों मिले हुए हैं। जब हम पहचान सकते हैं कि डर ग्रीफ है और नफ़रत डर है, तो हम दोनों को पार कर सकते हैं। लेकिन विक्टोरियंस ये एसोसिएशन को चालू भी नहीं किया था, स्टार्ट भी नहीं किया था। ओके, सो जो हमसे अलग है उनसे हम डरते हैं, और समलैंगिक लोगों से ये डर नफ़रत, और नफ़रत को कानून में बदला गया। 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन इंडियन पीनल कोड चलता रहा, 1950 तक चलता रहा, 2000 तक चलता रहा। ये मेरी माँ बाइपोलर थी, इसलिए क्योंकि उसको डिप्रेशन हुआ करता था, डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, तो वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। आत्महत्या करना एक जुर्म था हमारी इंडियन पीनल कोड में। इमेजिन, कोई यहाँ तक पहुँचा है कि उसको अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना है, वो नाकामयाब होती है। उसके बाद आप आएंगे और कहेंगे कि आप सिर्फ डिप्रेस्ड नहीं हो, आप क्रिमिनल भी हो। तो इस पे क्या असर पड़ सकता है? देयर वर मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो ओल्ड फैशन, सिर्फ ओल्ड फैशन नहीं थे, हानिकारक भी थे हम सब के लिए। क्योंकि एक कानून अगर एक सेक्शन को अलग कर देती है तो सिर्फ उस सेक्शन पे इफेक्ट नहीं होता है, हम सब पे इफेक्ट होता है। तो जब 377 दिल्ली हाई कोर्ट ने रीड डाउन किया और सुप्रीम कोर्ट ने वापस लाया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, और ये गुस्सा के बाद मैं मैनी प्रोटेस्ट्स में शामिल हुआ। और एक बार मैं एक बोर्ड लेके खड़ा था और उस बोर्ड पे लिखा था, सम स्लोगन लिखा था, और किसी ने फ़ोटो खींचा और अखबार में छपा दिया, और मेरा सारा परिवार को ये शक हुआ कि ये जेरी पिंटो भी समलैंगिक है, क्योंकि वो वहाँ जाता है। नाउ आई हैव बिन प्रेजेंट इन फेमिनिस्ट गैदरिंग्स, किसी ने नहीं कहा कि जेरी पिंटो फीमेल है। मैं डेथ पेनल्टी के खिलाफ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खूनी हूँ, लेकिन ये शक होता है। एंड हर बार जब मुझसे पूछा जाता कि आप है, तो मैं जवाब में ये कहता था कि आई डोंट नो, क्योंकि जेंडर और सेक्सुअलिटी
नाउ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इज बिग. लिंग और सेक्सुअलिटी को क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, सेक्सुअलिटी से काम चलाते हैं. हिंदी चलाते में उसके लिए बड़ा कठिन शब्द है यौनिकता. यौनिकता. आई लव इट, बट यौनिकता आई विल रिमेंबर दिस वन. यौनिकता और लिंग के बारे में, ये दोनों सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स है. ये बर्थ से ये जेनेटिक्स या बर्थ से, ये एक्स एंड वाई क्रोमोसोम से जुड़ा नहीं है, राइट? तो मैं ये जो पहना हूँ, मैं सिल्क का कुर्ता पहना हूँ, ओके? वो साहब है जो लाल कुर्ता पहना हुआ है. इस साहब ने फ्लोरल पैटर्न की शर्ट पहना है, ओके? इन सर्टन टाइम्स ये सब मैस्कुलिन नहीं हुआ करता था. ये मेरे डैडी वाइट शर्ट, ब्लू शर्ट और नहीं, ब्लू शर्ट बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ इवनिंग्स के लिए होता था, लेकिन काम जाते वक्त वो वाइट शर्ट पहनता था और डार्क ट्राउजर्स. और यही उसका मैस्कुलिनिटी का और एक सिंबल था. ये हमें तोड़ना पड़ा हमारा जेनरेशन को तोड़ना पड़ा. लेकिन पहली बार जब मैं गुलाबी रंग का शर्ट खरीदा तो मुझे 3 हफ्ता लगा उसको पहनने में. हर बार मैं निकाला अलमारी से और डर के मारे वापस डाल दिया. और 3 हफ्ते के बाद जो हमारे अंदर एक बैंकर है, ओके, वो बैंकर ने बोलने लगा कि 300 रुपया दिया है भाई, कभी तो पहनना पड़ेगा, वसूल तो लो, वसूल तो करो. क्या? तो ये सब हमारे अंदर है. ये सब यौनिकता के बारे में, लिंग के बारे में. ये there's a wonderful phrase, the enemy has an outpost in your brain. वाह वाह वाह. Okay, now this enemy is patriarchy. और वो पेट्रियार्की पेट्रियार्की एक छोटी सी आवाज है जो बोलती रहती है, वार्निंग्स देता है, वहां मत जाओ, ऐसे मत कर, उनसे बात मत कर, उनको घर ना बुलाओ. मुझे जब मैं मर्डर इन माहिम लिख रहा था, इन वार्निंग्स को हर बार मुझे सबड्यू करना पड़ा, मुझे बंद करना पड़ा. एक बार ना मैं सोशल कम्युनिकेशंस मीडिया SCM सफाया मैं टीचर हूँ, और एक स्टूडेंट आके बोली कि मुझे सेक्स वर्कर की जिंदगी का एक दिन के बारे में लिखना है. तो मैंने कहा, बुद्धू, सेक्स वर्कर का दिन नहीं होता है, सेक्स वर्कर की रात होती है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, छोड़ो. देन शी सेड, नहीं मुझे करना है, करने दीजिए. सो आई सेड, मुझे लगता है कि आप फेक करेंगे. मुझे वो सेक्स वर्कर से मिलना है. अगर मैं मिल सकता हूँ सेक्स वर्कर से, तभी मैं आज्ञा दूंगा कि आप इसके बारे में लिख सकती है और मैगजीन में हम छपवा देंगे. 1 हफ्ते के बाद हम सफाया कॉलेज में बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए, ये लड़की आई और कहा कि सेक्स वर्कर आपसे मिलने के लिए आई है. ओके, व्हाट इज नन्स? NUNS? नन्स. ओके, सो ये सफाया कॉलेज जो है वो नन्स चलाती है, राइट? नाउ नन्स और यौनिकता में कुछ संबंध नहीं होता है, राइट? सेक्स वर्कर और यौनिकता में बहुत गहरा संबंध है, और एक स्टूडेंट इन दोनों को बीच में ले आती है और अपने यहाँ पहुँचा देती है. तो मैं गया मिलने, और वो आई थी एक लड़के के साथ, और लड़के के हाथ में एक बच्ची थी. तो मैंने कहा, आपका शौहर है? तो उसने कहा, नहीं, ये भाड़े पे है. तो मैंने कहा, भाड़े पे? तो उसने कहा, हाँ, जब भी हम निकलते हैं ना, तो ये बेबी आई थी मिलने के लिए, तो मैं मैडम से पूछा कि मैं जाऊं उनके कॉलेज. तो मैडम ने कहा, कॉलेज में जाना अच्छी बात है, जाओ. तो मुझे इसको भाड़ा देना पड़ा 300 रुपया 4 घंटे के लिए, और ये बेबी के लिए 200 रुपया 4 घंटे के लिए. और अरे, ये कितने साल का बच्चा है? हाउ ओल्ड आर यू? ओए, ये स्टोरी को मुझे एडिट करना पड़ेगा अभी थोड़ा.
बट डजंट मैटर, एम मौके पे आए बच्चे। मेरा बेटा है। ओ, तो अच्छा, तो एडिट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वो जो उसने बताया कि वो सेक्स वर्कर होते हुए किसी को भाड़े पे लाना, क्योंकि वो आदमी और उसके हाथ में बच्चा उसका पासपोर्ट बन गया था। अब ये तीन मिल के अगर कहीं चलेंगे तो किसी को शक नहीं होगा कि वो क्या कर रही है। एंड दैट वाज एन आई ओपनर कि लोगों की जिंदगी पे क्या क्या असर हो सकता है अगर आप सेक्स वर्क कर रहे हैं। एंड सो ऑल सी, ये शहर हम सब क्लेम करते हैं ना कि मैं मुंबई कर हूँ, आई एम अ बॉम्बेआइट, आई लिव इन बॉम्बे, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ भाई, बॉम्बे से आया हूँ मैं, राइट? लेकिन ये शहर हमको क्लेम नहीं करती। शहर से हमें हमारा कोई वास्ता, शहर हमको इग्नोर करती है, शहर चलती रहेगी। सो इट इज समटाइम्स लाइक लुकिंग एट अ वेरी डिस्टेंट देवी। बहुत से रूप है, बहुत से गुण हैं, और हम इसको एक जिंदगी में समझ नहीं पाएंगे। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड this city just a little better, okay, I started this book. I started writing Murder in Mahim. क्या बात है। नहीं, ये बहुत अच्छा जवाब था। आपने एक चीज ये कही कि एक लड़की ने ये कहा कि वो स्टडी करना चाहती है, सेक्स वर्कर का दिन नहीं रात होता है, उससे मिलना पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी को समझना पड़ेगा। ये जो है ये समलैंगिकता के बारे में एक नॉवल है, पर केवल समलैंगिकता नहीं है, ड्रग्स हैं, मर्डर है, मुंबई की तह के नीचे, सरफेस के नीचे जितना कुछ होता है जो आम जिंदगी की रोशनी में नज़र नहीं आता है, हम और आप जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। तो इन सुरंगों में किस तरह से गए और क्या रिसर्च और कितनी खौफनाक सच्चाइयों का सामना आपने किया इसकी तैयारियों के दौरान, उससे जुड़ा कोई एक इंसिडेंट हो तो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जब मैं इसकी शुरुआत किया था ना, तो एक बार मैं एक लड़के से मिला, और उसने कहा कि 15 माह पहले उसकी शादी हुई थी गांव में, और गांव से वो लौटे, और ये इन 15 महीनों में वो वापस नहीं गया। गरीब था, माइग्रेंट वर्कर था, बम्बई में था, 15 महीने पहले उसने शादी की थी, और 15 महीने से घर नहीं गया, और उस दिन उसके फ़ोन पे उसके बच्चे का फ़ोटो आया था, न्यूबॉर्न बेबी का फ़ोटो। तो मैंने कहा कि भाई कमाल की बात है, कैसे हुआ? उसने कहा भाई तो है वहाँ। सिंपल, ऐसे ही आसान बात, भाई तो है वहाँ। फर्स्ट थिंग। नाउ और एक बात, जब मैं उसके वो सेक्स वर्क करता था, लेकिन ऑल्सो मतलब मेल सेक्स वर्क करता था, लेकिन ऑल्सो वो वेटर था रेस्टोरेंट में, और वेटर होते हुए उसको सेक्स वर्क करना पड़ा, क्योंकि वेटरी इज नॉट अ वर्ड, नो, बट वी कैन मेक इट अप। वेटरी से पैसा नहीं मिलता था, इतना पैसा नहीं मिलता था जितना उसको चाहिए था। मैंने उससे पूछा कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बम्बई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी? और उसने कहा तन्हाई। क्या बात है। एंड उस वक्त में एक जैसे कि एक बत्ती जल गई मेरे दिमाग में, दैट रियली द प्रॉब्लम इज सो मेनी मिलियंस ऑफ मेन live without women, which means they live without gentleness, which means they live without someone to ask, everything okay today? And this is the reason why वो जब भी आप टैक्सी में, आई डोंट नो अभी दिखता नहीं है, लेकिन पहले टैक्सी में होता था ना वो स्टिकर, तुम कब आओगे वाली स्टिकर, हाँ, एक औरत बैठी हुई है बिरहा के रूप में, और एक ट्रक जा रही है
दूर दूर। और ये स्टिकर एक आदमी का इमेजिनेशन है औरतों की जिंदगी के बारे में। जो औरत है गांव में, वो कहीं झाड़ के नीचे नहीं बैठ सकती, हाय तुम कब आओगे सोचते। वो बहुत काम कर रही है, हर घंटा उसको कुछ काम है। या ये उसकी आशा है कि मेरी पत्नी ऐसे बैठी हुई है राह देखते हुए। दिस इज लोनलीनेस। ये सबसे बड़ी समस्या है शहर का। आई लव दैट देयर इज अ सॉन्ग इन गमन अबाउट दिस। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, हर शख्स परेशान सा क्यों है। गमन वो एक टैक्सी ड्राइवर है ना, फारूक शेख। एंड आई थिंक वो सीने में जलन, आंखों में तूफान इज एक्चुअली द क्वेश्चन हम सब अपने आप से पूछते हैं जब हमारी आंखों में तूफान नहीं है। ओके, तो आपके आंखों में अगर तूफान है, देन यू ऑब्वियसली हैव अ प्रॉब्लम। माई रेज इज रियल, योर रेज इज फूलिश। दिस इज आवर रूल इन लाइफ, एंड स्पेशली इन अ सिटी लाइक दिस। हम नहीं सोचते कि दूसरे के जो समस्याएं हैं वो सच है। मेरी समस्या लेकिन सच है। बट इससे आई थिंक आपने कहा कि ये खौफनाक, ये वेरी सिंपल है ना। तन्हाई सिंपल सा लगता है, खून ही नहीं है इसमें, खून खराबा नहीं है इसमें, रेप, मर्डर, अत्याचार नहीं है। लेकिन लोनलीनेस बहुत टेरिफाइंग हो सकता है। एंड इतना टेरिफाइंग हो सकता है कि एक आदमी और एक औरत जो अभी एक दूसरे से नफरत करते हैं, शादी के बंधन में रहेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इतना प्रॉब्लमैटिक है। शुक्रिया। ये एक बहुत दिल को छू लेने वाली बात आपने याद की। यहाँ मुझे लगता है माहिम में कत्ल के बारे में एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं दूसरी दिशा में मुड़ना चाहूँगा। वो कौन से हिस्से थे जहां जाके आपको खुद से बतौर राइटर जूझना पड़ा कि आगे कैसे जाएं? क्योंकि ये काफ़ी इंट्रिकेट, काफ़ी उलझा हुआ प्लॉट है और इतनी सारी डरावनी चीज़ें जिंदगी के बारे में इस नॉवेल में हैं कि राइटर खुद लिखते हुए कितना सहमा, कितना रुका, अपने आप से कितना उलझा और जूझा। क्या स्ट्रगल था आपका, कहाँ था, किन हिस्सों में? स्ट्रेट फॉरवर्डली जब कोई मर्डर मिस्ट्री लिखता है तो सोसाइटी, हर एक आदमी का मौत सोसाइटी को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। ओके, और जस्टिस जो है, न्याय जो है, कोशिश करता है कि वो डिस्टर्बेंस को सेटल करें। अभी न्याय हमारे देश में, न्याय किसको मिलता है? जेसिका लाल को ऑलमोस्ट नहीं मिला जब पब्लिक प्रेशर ने जेसिका लाल को मारने वाला को अंदर कर दिया। अगर आप गरीब हैं, अगर आप दलित हैं, आजकल अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप माइनॉरिटी है, तो न्याय मिलने का चांसेस आप जानते हैं, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप अखबार पढ़िएगा, वहां सब साफ नजर आता है। नाउ हाउ डू आई गिव यू catharsis when you know that the chances of justice are very thin in this world? एक settled society में, if you look at it, अपना murder mystery पैदा कहाँ हुआ? The murder mystery starts with Oedipus Rex. Oedipus Rex बैठा है अपने कुर्सी पे, सिंहासन पे, तो लोग आते हैं और कहते हैं कि कुछ चल रहा है, कुछ इतना किसी ने ये बहुत गंभीर पाप किया है, किसी ने किया होगा, क्योंकि ना फसल आती है,
तरह तरह के डिजीजेस आने लगे हैं, तो कुछ डिस्टर्बेंस है जिंदगी में, दुनिया में। तो ईडिपस रेक्स का किंग होते हुए, रेक्स किंग होते हुए, उसको ढूंढना पड़ता है क्रिमिनल को। एनीवे, ही हैज टू फाइंड द क्रिमिनल। इन अ वेरी पोस्ट मॉडर्न इंस्टेंस, ईडिपस रेक्स डिटेक्टिव है और क्रिमिनल भी है। जब राज खुल जाता है तो ईडिपस रेक्स डिस्कवर्स कि उसने अपने पिता का खून करके, अपनी माता के साथ सोत के, बच्चा पैदा करके डिस्टर्बेंस पैदा किया है दुनिया में, ग्रीस में। अभी वो क्या करेगा? ही pierces his eyes and walks off bleeding, led by his daughter. The murder mystery begins in ancient Greece with Sophocles and Oedipus Rex. Now it has a very thin stream, बहुत thin. You'll have like Merchant of Venice, which is an averted murder. Shylock, murder करने में तुला हुआ है, उसने में पोशा आती है. The quality of mercy is not strained. Yeah? भाषण दे के, and then with a lovely twist, you know, yes, you can cut, but no blood must be shed. And Shylock को कन्वर्ट किया जाता है, उसको जबरदस्ती क्रिश्चियन किया जाता है क्योंकि वो यहूदी है. Okay. And then we come to the 20th century. In the early 20th century, जबकि societies थोड़ा settled है, Britain में, which is a colonial superpower and very rich and has a very established and strong judicial system, the murder mystery comes to its height. And जो आदमी पड़ा है, the body in the library, वो जो लाश है, वो लाश नहीं है अभी, वो एक हुक है और उस हुक से स्टोरी है. लाश को जल्दी ले आओ, लाश को ह्यूमन मत बनाओ. ह्यूमन, अगर हम उसको ह्यूमन कहेंगे उस लाश को, तो हम रो पड़ेंगे. द तालमुड सेज इट ब्यूटिफुली, यू डू नॉट किल अ मैन, you erase a universe. Okay? So each person who is there, that is human rights, right? Human rights is simply this. Everyone is valuable. Everyone. There is no way in which Shanta Gokhale is more important than Jerry Pinto is more important than the Darwan outside. We are all equal. Otherwise there is no human rights. In this country, human rights? तो द प्रॉब्लम वॉज, समस्या ये थी कि मैं आपको कैथारसिस कैसे दिलाऊं कि जस्टिस हुआ है. दैट वाज द क्वेश्चन एंड आंसर इज इन व्हाट हैपेंस इन द बुक. पढ़िएगा. बहुत ही दिलचस्प किताब, बहुत उलझा हुआ प्लॉट, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग. आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे. मैंने इसको 1.5 दिन में ख़त्म किया. मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे जेरी से बात करनी थी और किताब आने वाली थी. आखिरी सवाल है, सबसे अच्छी बातें और मुलाकातें वो होती हैं जो दिलचस्प मोड़ पर अधूरी छूट जाएं. तो जाहिर है कि ये बातचीत दिलचस्प मोड़ पर हम अधूरी छोड़ देंगे. हेलन वाली एक किताब, मैं क्योंकि एक रेडियो जॉकी हूँ, मैं जानता हूँ कि हेलन जी से बात करना, उन तक पहुँचना और उन्हें ओपन करना कन्वर्सेशन के लिए इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और आपने तो बहुत लंबी मोटी किताब लिखी और उसके लिए नेशनल अवार्ड हासिल किया. उस पूरी जर्नी, उस किताब के बारे में और उसकी सबसे खास पोर्शन के बारे में बताइएगा. जर्नी तो अजीब है क्योंकि शुरुआत तो एक हेलेनेस्क स्पेस में हुआ. मैं मैं पीता नहीं हूँ, नींबू पानी पीता हूँ, और कभी कभी क्योंकि लोग कहते हैं ना, इफ़ यू आर नॉट ड्रिंकिंग देन आई वोंट ड्रिंक, देन आई से ओके एक ग्लास ऑफ वाइट वाइन दे दो. ऐसे मैं पीता हूँ. बट एनीवे, हम एक बार में बैठे हुए थे और एक ब्लू ग्लास एस्ट्रे था सामने, और फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, आपको भी लगता है ब्लू ग्लास बहुत फैसिनेटिंग है ना? आई डोंट नो व्हाई, आई रियली लाइक ब्लू ग्लास. और मैं सोच रहा था कि इसको चोरी करूँ या ना करूँ. ओके. एंड साफ था उस वक्त वो एस्ट्रे, 8 बजे था,
so no one had put out it. I was thinking मैं चोरी करूँ, and इतने में रवि सिंह ने कहा, who do you think can write a book on Helen? And without stopping, I said me. Next morning, I was out there buying CDs of Helen. Helen तक पहुंचना मुश्किल नहीं था, Helen से बात करना मुश्किल नहीं था, but this is the problem with Bollywood. उनसे बात करना आसान है, लिखना मुश्किल है, क्योंकि for some reason they want to see everything that you have written before it is written, and then journalists will not allow that, and so then you drop it. But मुझे हेलन की निजी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं थी. I had no interest in her personal life. देखो, राधा देखिएगा. Okay. मैं बम्बईया हूँ. I'm from Bombay. मुझे देखिएगा ज़रा ज़्यादा लगता है. But anyway, देखिएगा. अमिताभ बच्चन को देखिए. अमिताभ बच्चन रेशमा और शेरा में राखी जी, अमिताभ बच्चन जी बोलना पड़ेगा, बट एनीवे राखी जी का यंगर ब्रदर इन लॉ है. उसके बाद 4-5 फिल्म में वो हीरो और हीरोइन थे. उसके बाद राखी जी शक्ति में उसकी माँ है. लेकिन अमिताभ जो है वो हीरो के रूप में चलता रहा 20 साल के लिए. हमारे इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, औरतों को 5 साल दिया जाता है. 5 साल में नाचो, कूदो, कमाओ, और उसके बाद किसी की बीवी, किसी की मदर, किसी या एक स्टूडियो खोलो या जिस घर जाओ, हमें इंटरेस्ट और ज़रूरत नहीं है आपकी, कोई नया आया है. नाचने वाली औरतों को 3 साल दिया जाता है. राखी सावंत को देखिए, 3 साल मिला उसको, उसके बाद उसको टीवी करना पड़ता है. हेलन जी, and I don't mind saying the जी, हेलन जी पृथ्वीराज कपूर के साथ उसको डांस किया हरीशचंद्र तारामती में. You go and see Annadi with Raj Kapoor, 1956, 1957, 1958, 1959, and हेलन जी आ रही है डांस नाचने के लिए, and राज कपूर भागता है, उई माँ कह के भागता है, विच इज़ वेरी गुड. राज कपूर जानता था कि कि मर्दों को औरतों से बहुत लगाव है, बहुत अट्रैक्शन है, और साइमल्टेनियसली बहुत डर और नफरत है. दैट्स व्हाई दैट उई माँ इज सो सिग्निफिकेंट एट दैट पॉइंट. राज कपूर दूसरी पीढ़ी. एंड देन देयर इज अ सॉन्ग इन देयर इज अ ऋषि कपूर फिल्म in which Helen dances for Rishi Kapoor. 3 generation, एक औरत. 45 की है जब महबूबा करती है शोले में. 45 and a back bend, a पूरा back bend. Okay, that's something else. तो लोग कहते थे कि आप हेलन पे क्यों लिख रहे? And I would say, क्योंकि हम सोचते हैं कि नाचने वाली भांड होते हैं, नचनियाँ हैं, इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं. नहीं तो सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो मुझे लगा कि अगर हेलन ना होती तो हमें 10 औरतों की ज़रूरत पड़ती. क्या बात. द काउंटेस सोफिया, ओके, हेलन. ओके, बदरिया, हेलन. सुल्ताना डाकू's wife, Helen. Wherever you go, Helen. Miss Chin Chin Chu, Helen. She's like, hello. कल तो आप इटालियन थी, उसके बाद आप ट्राइबल बनी, आज आप चाइनीज हो गई, कल क्या बन जाएगी? कीप वॉचिंग. एंड इसलिए वो जो यो कहते लोग पूछते हैं ना कि आजकल के आइटम गर्ल्स टा कौन है, डोंट इवन टॉक अबाउट इट. जब हेलन नाचती थी तो ये एहसास होता था कि एक इनविटेशन है कि हम सब नाचें साथ में. ओके, यू प्ले हेलन सॉन्ग एंड यू सी एवरीवनस डांसिंग. आजकल के जमाने में पहले काटने को आते हैं. विल यू प्लीज स्टॉप इट? हाउ इज दैट इवन एक्साइटिंग? रियली.
ये वजह थी जिसकी वजह से हेलन पर इतनी शानदार किताब आई। बहुत बहुत शुक्रिया जेरी पिंटो इतनी सारी बातें करने के लिए। सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जो एक खूबसूरत मोड़ पर अधूरी छूट जाएं।